मोस्ट वेलकम टू आवर मैराथन। आइए हम आज इन्वायरमेंटल का क्विक रिवीजन शॉर्ट नोट्स बनाने जा रहे हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इसमें बहुत ही शॉर्ट्स हम इन्वायरमेंटल का वीडियो बनाएंगे जिसमें क्विक रिवीजन कर सकते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है कि फिलिंग द ब्लैंक्स इज मोस्टली यूज्ड कंक्रीट पाइप। मोस्टली यूज बोला है, देखिएगा, मोस्टली यूज इन कंक्रीट पाइप द फेस ऑफ द पाइप at the end of the coated with mortar and are butted against each other। तो कहने का मतलब है बैंडेज जॉइंट जो होता है, बैंडेज जॉइंट। तो बैंडेज जॉइंट जो होता है ना, मोस्टली यूज होता है कंक्रीट पाइप में। जो कंक्रीट पाइप होता है, कंक्रीट का जो पाइप होता है ना, कंक्रीट देखे हैं ना, कंक्रीट का पाइप, तो कंक्रीट का जो पाइप होता है ना, वो कंक्रीट के पाइप में मोस्टली कौन सा यूज होता है, तो बैंडेज जॉइंट। बैंडेज नहीं करते हैं, तो आप याद रखिए डायरेक्टली कंक्रीट पाइप में कौन सा मतलब मोस्टली जॉइंट यूज होता है। मोस्टली जॉइंट की बात कर रहे हैं, सब नॉर्मल नहीं, मोस्टली, मोस्टली से मोस्टली बोल रहा है। तो मोस्टली जॉइंट कौन सा यूज होता है, मोस्टली जॉइंट कौन सा जॉइंट हो जाता है, तो बैंडेज जॉइंट आपका कंक्रीट में मोस्टली यूज होता है। कंक्रीट जो पाइप होता है ना, उसमें मोस्टली कौन सा जॉइंट यूज होता है, तो बैंडेज जॉइंट। ओके, अब आगे देखते हैं। स्पीगोट एंड सॉफ्ट जॉइंट क्या होता है, तो इसमें देखिए अभी जॉइंट पढ़ रहे हैं तो दो तीन जॉइंट पढ़ लेते हैं। स्पीगोट एंड सॉफ्ट जॉइंट क्या होता है, दिस जॉइंट इज मेनली यूज्ड कास्ट आयरन पाइप। एक स्पी जैसे होता है ना कि जगह कंक्रीट पाइप में यूज होता था, उसी तरह से स्पीगोट एंड सॉफ्ट जॉइंट जो होता है ना, आपको कास्ट आयरन पाइप में यूज होता है। कास्ट आयरन पाइप यूज है। ऑल साइज ऑफ द कंक्रीट पाइप बिलो द 60 सेंटीमीटर इन डायमीटर। हाँ, तो स्पीगोट में याद रखिएगा कि बिलो द 60 सेंटीमीटर कहता है, कोनो कोनो में से ज़्यादा भी होता है। तो बिलो जब कहेगा तो बिलो द 60 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में बिलो द 60 सेंटीमीटर एंड कास्ट आयरन पाइप में यूज होता है। द मेनली यूज मैंने बोलेगा कि स्पीगोट एंड सॉक जॉइंट मेनली कहाँ यूज होता है, तो कास्ट आयरन पाइप में। उसका डायमीटर कितना होता है, 60 सेंटीमीटर से कम होता है, उसे स्पीगोट एंड सॉक जॉइंट कहते हैं, ठीक है ना। अब आया कॉलर जॉइंट। दीज इट इज जनरली यूज्ड फॉर पाइप विथ अ डायमीटर ऑफ मोर देन 60 सेंटीमीटर एंड ब्रीथ अंडर द हाइड्रोलिक प्रेशर। कहने का मतलब है कॉलर जॉइंट क्या होता है, कॉलर जॉइंट बिलो द 60 सेंटीमीटर, कंक्रीट पाइप बिलो द 60 सेंटीमीटर, स्पीगोट एंड सॉफ्ट जॉइंट जो होता है ना, वो बिलो द 60 सेंटीमीटर होता है। लेकिन वही कॉलर जॉइंट कहेगा तो मोर देन 60 सेंटीमीटर होता है। तो कॉलर जॉइंट में याद कीजिए कि मोर देन 60 सेंटीमीटर होता है। तो याद कीजिए इट इज जनरली यूज्ड फॉर पाइप विच डायमीटर मोर देन 60 सेंटीमीटर। ये भी पाइप में, कॉलर जॉइंट भी पाइप में यूज होता है, कॉलर जॉइंट भी पाइप ही में यूज होता है, लेकिन इसका जो डायमीटर होता है ना, 60 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाता है, उससे हम कॉलर जॉइंट बोलते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे कह रहा है द टाइप ऑफ पॉल्यूशन दैट गेट्स इंक्रीज ड्यूरिंग द डे टाइम एंड इन द प्रेजेंस ऑफ द O3। कहने का मतलब है कि द टाइप ऑफ पॉल्यूशन, किस टाइप का पॉल्यूशन जो होता है ना, इंक्रीज होता है दिन में, वो भी किसके प्रेजेंस में, तो O3 के प्रेजेंस में। तो कह रहा है किस टाइप का पॉल्यूशन जो होता है, किस टाइप का पॉल्यूशन जो होता है जो इंक्रीज करता है डे टाइम में, दिन में, और भी O3 के प्रेजेंट में, तो वो होता है ऑक्साइडिंग असमंग। ऑक्साइडिंग असमंग होता है, दिन में होता है, O3 के प्रेजेंट में ऑक्साइडिंग असमंग होता है, ठीक है। आगे देखते हैं असमंग क्या होता है। देखिए यहाँ पहले असमंग होता क्या है, द वर्ल्ड असमंग, जो असमंग अभी देखे ना, उसको असमंग को समझ लीजिए क्या होता है। द वर्ल्ड असमंग डाइवर्ट फ्रॉम, मानी जहाँ कहाँ से आया है डाइवर्ट होके, तो स्मोक से आया है और फॉग से आया है, दोनों से मिल के आया है असमंग। तो असमंग किससे आया है, असमंग, SMONG, असमंग। असमंग कहाँ से आया, स्मोक, स्मॉग। स्मॉग कहाँ से, स्मंग नहीं है, स्मोग है, SMOG। स्मोग कहाँ से आया, स्मोग, ये स्मोक से और फॉग से मिलकर बना है स्मोग। SMOG। स्मोक क्या है, स्मोक क्या है, स्मोग। स्मोग क्या है, यह स्मोक से और फॉग से मिलकर बना है स्मोग। स्मोक किससे बना है, स्मोक से और फॉग से। स्मोक से, स्मोक जो होता है ना धुआं, वो स्मोक से और फॉग से मिलकर बना है स्मोग। स्मोग, स्मोक किससे बना है, स्मोग बना है किससे, स्मोक से और फॉग से। स्मोग किससे बना है, स्मोक से और फॉग से। ओके, आगे चलते हैं। बीच ऑफ द फ्लोइंग ट्रू अबाउट द अल्कलिनिटी ऑफ सॉल्यूशन। देखिए अल्कलिनिटी ऑफ सॉल्यूशन के मतलब रेफरेंस में कौन सही है। इट इज अस्टो स्टोचिमेट्रिक सम ऑफ द बेस ऑन सॉल्यूशन। यह बेस सॉल्यूशन होता है। कहने का मतलब अल्कलिनिटी का सॉल्यूशन जो होता है ना, बेस सॉल्यूशन होता है, बेस सॉल्यूशन होता है। अल्कलिनिटी का जो सॉल्यूशन है, कैसा सॉल्यूशन है, बेस सॉल्यूशन है। ओके, तो अल्कलिनिटी के बारे में डिटेल स्टडी करते हैं। देखिए ये सॉल्यूशन जो बोला था ना, वो देख लीजिए यहाँ पे, इट इज़ द स्टोचियोमेट्रिक सम ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन। दूसरा पॉइंट है
स्टोचैस्टिक सम होता है किसका, बेस सॉल्यूशन का, एल्कलिनिटी सॉल्यूशन। स्टोचियोमेट्रिक सम ऑफ बेस इन सॉल्यूशन, बेस सॉल्यूशन होता है अल्कलिनिटी, ठीक है। मोस्ट कॉमन कंस्टिट्यूट ऑफ द अल्कलिनिटी आर, इसमें क्या क्या कॉमन कंस्टिट्यूट है अल्कलिनिटी का, तो देखिए कार्बोनेट होता है, बाइकार्बोनेट होता है, कॉस्टिक होता है। तो याद कीजिए कौन सा, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट फिर कॉस्टिक। यहाँ फार्मूला देख लिए, CO3 2 माइनस, इसका CO3 2 माइनस होता है, CO3 2 माइनस होता है, HCO3 माइनस होता है, फिर OH माइनस होता है। इसमें तीन ठो होते हैं, कौन कौन, तो CO3 2 माइनस हो जाता है, ठीक। अल्कलिनिटी के लिए तीन ठो होता है, CO3 2 माइनस, फिर HCO3 सिर्फ माइनस, फिर OH माइनस, तीन ठो हो गया। इसको बोलते हैं कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कॉस्टिक बोलते हैं, ठीक है ना। पीएच वैल्यू क्या होता है अल्कलिनिटी का, 8 से 10 होता है। अल्कलिनिटी जो होता है ना, अल्कलिनिटी, तो पीएच वैल्यू 8 से 10 होता है, ठीक है। द रिकमेंडेड स्पेसिंग ऑफ मेन हॉल, रिकमेंडेड स्पेसिंग बोल रहा है, वो भी मेन हॉल का, वो भी स्ट्रेट लाइन में। अगर दवाई देवे उसका डायमीटर में, मतलब डायमीटर बोला जाए मेन हॉल का 2 मीटर से ज़्यादा हुआ तो स्ट्रेट रन कितना होगा, 300 हो जाएगा, 300 मीटर का हो जाएगा। अगर बाई द वे यही बताया गया है, आगे हम समझा देंगे इसको। स्ट्रेट रन में अगर एभव द 2 मीटर रहेगा ना, डायमीटर एभव द डायमीटर 2 मीटर, एभव द डायमीटर 2 मीटर रहेगा मैन होलवा का, तो स्ट्रेट रन में क्या होगा, 300 मीटर हो जाएगा। 300 स्ट्रेट रन में 300 मीटर हो जाएगा, ओके। अब आगे देखते हैं। यहाँ द प्रिंसिपल ऑफ द इनकमिंग सीवेज इज नॉट अलाउड टू गेट मिक्स विथ द स्लज, यही मेन पॉइंट है, की पॉइंट इसी को पकड़ना है। हर क्वेश्चन का की पॉइंट पकड़ के याद किया जाता है। तो प्रिंसिपल ऑफ इनकमिंग सीवेज, द प्रिंसिपल ऑफ इनकमिंग सीवेज इज नॉट अलाउड टू गेट मिक्सड विथ स्लज, मैंने कहने का मतलब है जो आ रहा है ना सीवेज, उसको हम स्लज से मिलने नहीं देता है, या नहीं मिलने देता है, उसे प्रोड्यूस द आउटगोइंग इन्फ्लुएंस इज नॉट अलाउड टू कैरी विथ लार्ज अमाउंट ऑर्गेनिक लोड, फंड इज इन हॉप टैंक। तो आप डायरेक्ट वहाँ याद कीजिए कि सीवेज को स्लज से मिलने का अलाउ नहीं करता है। वो कैसा इस कंटेनर कहाँ होता है, तो इन हॉप टैंक में ऐसा होता है, ओके। अब देखिए कास्ट आयरन पाइप क्या होता है, वो देख लिए। कास्ट आयरन जो पाइप होता है ना, कास्ट आयरन पाइप देखे होंगे जहाँ पानी डिस्ट्रीब्यूट होता है, वहाँ पे कास्ट आयरन पाइप का यूज करता है। तो कास्ट आयरन पाइप जो होता है ना, आपको सोर्स से लेकर ट्रीटमेंट प्लांट तक ले जाने का काम करता है। तो देखिए, द सुटेबल कैरी वाटर फ्रॉम द सोर्स टू वाटर ट्रीटमेंट, हाँ, जहाँ सोर्स टू वाटर ट्रीटमेंट प्लांट विकाउज कैरी द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इकोनॉमिकली, हाँ, बहुत ज़्यादा पानी को ढोना पड़ता है इकोनॉमिकली, तो कास्ट आयरन पाइप का यूज करते हैं। कास्ट आयरन पाइप का कहाँ से, तो सोर्स से लेकर ट्रीटमेंट प्लांट तक, ठीक है। अब स्टील पाइप, एक मेन पाइप में यूज होता है। इट इज फ्रिक्वेंटली यूज द रो वाटर ट्रंक मेन, हाँ, रो वाटर के लिए ट्रंक मेन में यूज होता है स्टील पाइप, ओके ना, स्टील का है तो स्टील पाइप। अब देखिए स्टील पाइप के बाद है रॉट आयरन पाइप। तो रॉट आयरन पाइप थोड़ा स्पेशल याद कीजिएगा कि इट इज सुटेबल कैरी वाटर फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर टू पब्लिक टैप, कहने का मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर से लेकर पब्लिक टैप तक पहुंचाने का काम करता है रॉट आयरन पाइप। तो रॉट आयरन पाइप क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर, डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ना, डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर, वहाँ से लेकर पब्लिक टैप तक पहुँचाने का काम करता है रॉट आयरन पाइप। रॉट आयरन पाइप जानते हैं, तो बिल्कुल जानते हैं। तो रॉट आयरन पाइप का क्या काम है, रॉट आयरन, रॉट आयरन देखे हैं। तो रॉट आयरन जो होता है उसका पाइप, रॉट आयरन पाइप का क्या काम है, तो ये मतलब मतलब जहाँ पे थी ना था डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर, पब्लिक टैप तक पहुँचाने का काम करता है आपको रॉट आयरन पाइप। कहाँ से, तो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर जो होता है ना, डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर वहाँ से लेकर पब्लिक टैप तक पहुँचाने का काम कौन करता है, रॉट आयरन पाइप, रॉट आयरन पाइप, ठीक है। एक्टिवेटेड कार्बन इज यूज टू वाटर ट्रीटमेंट फॉर रिमूविंग odor, एक्टिवेटेड कार्बन इज यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट फॉर रिमूविंग odor। एक्टिवेटेड कार्बन कहाँ यूज करते हैं, एक्टिवेटेड कार्बन वाटर ट्रीटमेंट फॉर रिमूविंग odor, एक्टिवेटेड कार्बन odor को रिमूव करने का काम करता है एक्टिवेटेड कार्बन जानते हैं ना, हाँ, तो एक्टिवेटेड कार्बन जानता है तो odor को रिमूव करने में काम आता है। अब देखिए कह रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज रेंज ऑफ द क्लोरीन इन फ्रेश ब्लीचिंग पाउडर, एक फ्रेश ब्लीचिंग पाउडर में कितना होता है परसेंटेज ऑफ क्लोरीन। फ्रेश ब्लीचिंग पाउडर जानते हैं ना, साफ करने में यूज होता है, तो वो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है ना, उसमें क्लोरीन का मात्रा कितना होता है, 30 से 35%। ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन का मात्रा 30 से 35%, ओके। यहाँ पे डिजाइन पीरियड ईयर देख रहा है, और फिर उसके बाद कंपोनेंट्स हैं। क्लियर वाटर सर्विस रिजर्वायर एट द हेड वर्क ब्लेंसिंग टैंक एंड सर्विस रिजर्वायर, उसका डिजाइन पीरियड कितना होता है, 15 साल के लिए होता है। तो ये हो गया क्लियर वाटर सर्विस रिजर्वायर एट द हेड वर्क ब्लेंसिंग टैंक सर्विस रिजर्वायर, इसका कितना होता है डिजाइन पीरियड, 15 साल का था। क्लियर वाटर सर्विस रिजर्वायर
हेड वर्क, बैलेंसिंग टैंक एंड सर्विस रिजर्वायर। कहने का जो बैलेंसिंग टैंक होता है वो सर्विस रिजर्वायर, वो बैलेंसिंग टैंक देखे ना, उसमें सर्विस रिजर्वायर भी देखेंगे। तो बैलेंसिंग टैंक और सर्विस रिजर्वायर का डिजाइन लाइफ कितना होता है? 15 साल का। केयरिंग पाइप फ्रॉम रो वाटर ऑफ क्लियर वाटर, रो वाटर एंड क्लियर वाटर, जो कैरी करता है ना पाइप रो वाटर को या तो क्लियर वाटर को, रो वाटर को या तो क्लियर वाटर को, उसका डिजाइन लाइफ क्या होता है? 30 साल का। था पाइप का ज़्यादा अधिकांश 30 ही साल का मतलब लाइफ होता है। डिजाइन लाइफ तो वही कह रहा है। कैरिंग पाइप रो वाटर और क्लियर वाटर, रो वाटर जो रो वाटर होता है 100 और क्लियर वाटर होता है 100, रो वाटर को क्लियर वाटर को 30 हो जाता है। इलेक्ट्रिक मोटर पंप्स वो 15 ही साल का होता है। इलेक्ट्रिक मोटर पंप होता है 15 ही साल के लिए होता है। और होता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पंप, जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है, डिस्ट्रीब्यूशन पंप जो था डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पंप है। जो देखो जी था उससे पहले कैरिंग पाइप था, जो कैरी करता है ना वो था, और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पंप है। हाउस एंड पाइप कनेक्शन एंड सेवरल ट्रीटमेंट यूनिट 30 साल के लिए होता है। तो वही कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है उसका बात कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वो है पंप, हाउस पाइप कनेक्शन, सेवरल ट्रीटमेंट यूनिट, सगरो जो ले जाता है ना डिस्ट्रीब्यूशन, जो डिस्ट्रीब्यूट करता है 30 का लेता है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पंप हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पंप। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से तो घरों में पाइप को डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन पाइप को 30 साल के लिए करता है। इलेक्ट्रिक मोटर वो 15 साल के लिए करता है। इनफिल्ट्रेशन वर्क, जो इनफिल्ट्रेट होता है ना पानी कहीं कहीं, तो इनफिल्ट्रेशन वर्क वो 30 साल के लिए होता है। स्टोरेज रिजर्वायर डैम्स, हाँ डैम्स जो है स्टोरेज रिजर्वायर हो गया, रिजर्वायर और डैम बहुत बड़ा बड़ा है, तो डैम कोई सब कोई जल्दी नहीं बना सकता, तो 30 साल के लिए बनाते हैं। वाटर ट्रीटमेंट यूनिट्स, हाँ जहाँ पर ट्रीटमेंट करते हैं वो 15 साल के लिए होता है। ओके, अब आगे देखिए। द फर्स्ट स्टेज ऑफ द न्यूट्रल प्रोसेस ऑफ द स्लज डाइजेशन, हाँ स्लज जब डाइजेस्ट करेगा ना तो पहला स्टेज में क्या होता है? एसिड फॉर्मेशन करता है। एसिड फर्स्ट स्टेज में डाइजेशन करता है, तो फर्स्ट स्टेज में एसिड फॉर्म करता है। ओके, द कोगुलेंट वाइडली यूज्ड फॉर द सीवेज ट्रीटमेंट इज फेरिक क्लोराइड। कहने का मतलब है कि बेस्ट वाटर का मतलब यदि ट्रीटमेंट करने के लिए वाइडली कौन हो जाता है, कौन यूज होता है, मतलब बहुत बढ़िया से किसे यूज किया जाता है, कौन सा कोगुलेंट को? बायो सीवेज ट्रीटमेंट के या तो सीवेज ट्रीटमेंट के लिए या तो बेस्ट वाटर के लिए कौन होता है? फेरिक क्लोराइड होता है। कौन होता है? फेरिक कोगुलेंट। द कोगुलेंट वाइडली यूज्ड फॉर द सीवेज ट्रीटमेंट, वाइडली यूज करते हैं किसके लिए? सीवेज ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, सीवेज ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। सीवेज जो ट्रीटमेंट होता है ना उसके लिए वाइडली कौन होता है? फेरिक क्लोराइड होता है। ओके, यहाँ पे डिटेल देख लीजिए। कोगुलेंट इज द वाटर ट्रीटमेंट, बेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, हाँ बेस्ट वाटर को तो बोलते हैं सीवेज। एल्यूमिनियम क्लोराइड मतलब फेरिक क्लोराइड, फेरिक एंड फेरस सल्फेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ओके, तो देखिए यहाँ पे कंटिन्यू कर देते हैं कि बेस्ट वाटर में या तो सीवेज में किसका यूज करते हैं? तो एल्युमिनियम क्लोराइड का होता है, फेरिक क्लोराइड होता है। एल्युमिनियम क्लोराइड है उसी तरह से फेरिक क्लोराइड भी है, तो क्लोराइड दोनों है, तो एल्युमिनियम क्लोराइड है और फेरिक क्लोराइड है। फेरिक एंड फेरस सल्फेट। फिर हुआ एल्युमिनियम क्लोरो हाइड्रेट बोलते हैं, एल्युमिनियम क्लोरो हाइड्रेट होता है। एल्युमिनियम क्लोराइड होता है, एल्युमिनियम एल्युमिनियम क्लोराइड होता है, एल्युमिनियम क्लोरो हाइड्रेट होता है। ओके, उसके बाद हुआ फेरिक एंड फेरस सल्फेट हो जाता है। तो याद कीजिए आपके सीवेज में वाइडली कौन यूज होता है? तो फेरिक क्लोराइड यूज होता है। उसी तरह से अब वाटर ट्रीटमेंट में वाइडली कौन यूज होता है? तो एलम यूज होता है। एलम वही फिटकिरिया, तो फिटकिरी यूज होता है, वाइडली यूज होता है। वाइडली कौन यूज होता है? वाटर के लिए, वाटर ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है ना। तो एलम हो गया। ऐसे अब वाटर ट्रीटमेंट में कौन कौन यूज होता है? तो एलम हो गया, फेरस सल्फेट हो गया, क्लोरिनेटेड फेरस सल्फेट हो गया और फिर सोडियम एल्यूमिनेट हो गया। तो चार हो जाता है एल्युमिनियम, फिर फेरस सल्फेट है, फिर क्लोरिनेटेड फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट क्लोरिनेटेड फेरस सल्फेट, उसके बाद सोडियम एल्यूमिनेट, ये सब यूज होते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए हार्डनेस को रिमूव करने के लिए मतलब मैचिंग किया गया यहाँ पे। तो हार्डनेस रिमूव करने के लिए देखिए किसका यूज करते हैं? जियोलाइट ट्रीटमेंट। आप जानते हैं कि हार्डनेस को रिमूव करने के लिए जियोलाइट यूज होता है। हार्डनेस को रिमूव करने के लिए जियोलाइट ट्रीटमेंट का यूज करते हैं, आप जानते ही होंगे। ओके, उसके बाद आगे चलिए। ब्रेकिंग वाटर फ्रॉम सी से कहेगा तो इसके लिए रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज करते हैं। ओके, रेसिडुअल एम फ्रॉम, उसके लिए क्या यूज करते हैं? तो सी के लिए दूसरा देख लीजिए, क्लोरिनेशन करते हैं। रेसिडुअल एम के लिए क्लोरिनेशन करते हैं, हाँ रेसिडुअल क्लोरिनेशन करते हैं। टर्बिडिटी के लिए कौन करते हैं? टर्बिडिटी के लिए देखिए, टर्बिडिटी को रिमूव करने के लिए फ्लोकुलेशन करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं, कोगुलेशन करते हैं। तीनों करते हैं। फ्लोकुलेशन टर्बिडिटी के लिए फ्लोकुलेशन करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं, कोगुलेशन करते हैं। टर्बिडिटी के लिए फ्लोकुलेशन, फिल्ट्रेशन, कोगुलेशन, ये सारे प्रोसेस करते हैं टर्बिडिटी के लिए। ओके, अब देखिए प्राइमरी पॉल्यूशन डिफर फ्रॉम द सेकेंडरी पॉल्यूशन। कहने का मतलब आपका प्राइमरी पॉल्यूशन हो जाना किस तरह से डिफर है सेकेंडरी से? तो प्राइमरी तो डायरेक्टली मिल जाता है, वही ऑप्शन देखिए। प्राइमरी देखिए कहा गया है प्राइमरी पॉल्यूशन डिफरेंट फ्रॉम सेकेंडरी पॉल्यूशन एज दे। इसमें मतलब कन्फ्यूजन होगा कि पहले वो है की है, तो प्राइमरी के बारे में यहाँ लिखा हुआ है ऑप्शन। दे आर डायरेक्टली इमिटेड फ्रॉम द
इंडिफिनिट सोर्सेस, मैंने डायरेक्ट कोई भी सोर्स से आपको डायरेक्टली मिलता है तो प्राइमरी पोल्यूशन हो जाता है। ओके, यहाँ पे देखिए एक आपको अर्थमेटिकल सॉल्यूशन पर, अर्थमेटिकल का एक न्यूमेरिकल है ना, अर्थमेटिकल का फॉर्मूला होता है, उस पर एक न्यूमेरिकल पूछा गया है, उसको देख लीजिए, हर बार पूछा जाता है। द पॉपुलेशन ऑफ द टू एंड पर द सेंसस रिकॉर्ड्स, कहने का मतलब रिकॉर्ड किया गया है 2 लाख, 2.1 लाख, 2.3 लाख से फॉर द ईयर्स 1981, 1991, 2001 रिस्पेक्टिवली। द प्रोजेक्ट पॉपुलेशन ऑफ द टाउन ईयर 2011, मैंने 1 डिकेट्स के बाद 10 साल के बाद, मैंने 1 डिकेट 10 साल को 1 डिकेट्स कहते हैं, तो यहाँ पे 1 डिकेट्स के बाद पूछ रहा है यूजिंग द अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड। फॉर्मूला क्या होता है, तो उसके लिए फार्मूला हो जाता है आपको क्या, पी एन बराबर, देखिए यहाँ पी एन बराबर पी नोट प्लस एन एक्स बार होता है, पी नोट एंड एन एक्स बार होता है, प्लस में एन एक्स बार होता है। पी नोट क्या हो जाता है, ये परसेंट का जो पोल्यूशन होता है सो पूछता है, एन नंबर ऑफ डिकेट्स होता है, एक्स होता है एवरेज, एवरेज जो मतलब थी बढ़ा ना उसका पॉपुलेशन वो होता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए अब कहा गया है कची कि मैंने 1981 में, 1991 में, 2001 में आपका 2 लाख था, 2.1 लाख हुआ, उसके बाद 2.3 लाख हो गया। तो प्रजेंट में 2.3 लाख है 2001 में, और कितना बढ़ा है, तो पहलका में से दूसरा को घटाइए, इतना बढ़ गया, फिर दूसरा काम से तीसरा को घटाइए तो इतना बढ़ा है। इसका एवरेज निकाल लीजिए, तो ऊपर वाला का सम जितना होता है ना, जब वो नंबर होता है उतना नीचे रख लीजिए, और उसके बाद जोड़ के ऊपर वाला को भागा दे दीजिए, तो आपको एवरेज निकल जाएगा। ठीक है ना, तो ये एवरेज निकाल लिए और फिर वहाँ पे पॉपुलेशन पुट कर दीजिए, इजीली बात है। तो करंट में कितना था, तो 2.1 लाख था, और 1 डिकेट्स है तो 1 लिख लीजिए, प्लस में करके इधर मैंने 1 मल्टीपल एवरेज जो निकाले हैं वो बाकी सॉल्व कर लीजिए, आपको आ जाएगा आंसर। ओके, अब देखिए यहाँ पूछ रहा है कि इफ़ द एनुअल एवरेज डेली वाटर कंस्टिट्यूशंस कंजप्शंस ऑफ द सिटी 48,000 क्यूमेक मीटर्स, व्हाट विल बी द मैक्सिमम हावरली डिमांड। मैक्सिमम हावरली डिमांड बोला है, देखिएगा इसमें 1.5 मत कीजिएगा, 1.5 के चलते आपका गलती हुआ है। तो मैक्सिमम हावरली डिमांड कहाँ है, लेकिन पूरा क्वेश्चन पढ़िए किस लेवल पर, पीक डिमांड पे। तो हावरली डिमांड जानते हैं 1.5 होता है, लेकिन पीक में जाता है तो 2.7 हो जाता है। तो इसे गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और आंसर ऐसे नहीं आएगा, उसके बाद आपको निकालने जब भी कहता है कि कितना होता है, आपको दे देता है सिटी का, और हावरली डिमांड पूछेगा आपसे तो 24 आवर से भागा देना पड़ता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे सॉल्व किया गया है। तो पहले तो यहाँ पे आप देख लीजिए कैसे हैं। 1.5 मैक्सिमम डेली डिमांड होता है, आपको मैक्सिमम डेली डिमांड जो होता है ना, तो 1.5 पहले 24 आवर्स होता है, तो उस हिसाब से भागा किया है, सॉल्व किया है। देखिए पीक डिमांड के लिए बोले 2.7 एनुअल एवरेज हावरली डिमांड, बाकी 24 से भागा देने पड़ेगा। ओके, तो 24 24 घंटा में, इसलिए 24 से भागा देने पड़ेगा, और सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। ओके, विच ऑफ द फ्लोइंग सेकेंडरी एयर पोल्यूशन कौन सा है, देखिए हम बोले थे कि ये जो स्मॉग जो है ना, एयर पोल्यूशन जो का मोस्ट एग्जांपल है एयर पोल्यूशन का, तो सेकेंडरी एयर पोल्यूशन का वही स्मॉग ही होता है, सेकेंडरी एयर पोल्यूशन का स्मॉग ही होता है। ओके, अब देखिए प्राइमरी पोल्यूशन और सेकेंडरी पोल्यूशन का देख लीजिए। प्राइमरी जो होता है 100, सेकेंडरी होता है 100। तो प्राइमरी पोल्यूशन होता है ना वो डायरेक्टली इमिटेड फ्रॉम द सोर्स ऑफ द एटमोसफेयर हार्मफुल फॉर्म, कहने का मतलब डायरेक्टली मिलता है। प्राइमरी पोल्यूशन जो होता है ना, दे आर डायरेक्टली इम्बेडेड फ्रॉम द सोर्स इन द एटमोसफेयर इन हार्मफुल फॉर्म, मतलब डायरेक्टली मिलेगा प्राइमरी पोल्यूशन। और सेकेंडरी, दीज आर डाइवर्ड फ्रॉम द प्राइमरी पोल्यूशन, हाँ उससे डाइवर्ट होकर मिलता है प्राइमरी पोल्यूशन से, ड्यू टू द केमिकल फोटोकेमिकल रिएक्शन, रिएक्शन से मिलता है केमिकल फोटोकेमिकल। द एटमोसफेयर दे बिकम्स हैजिटेरियस आफ्टर द रिएक्शन ऑफ एयर, हाँ हैजिटेरियस होता है, खतरनाक होता है। सेकेंडरी होता है वायु से रिएक्शन रिएक्शन करके हैजिटेरियस होता है, खतरनाक हो जाता है सेकेंडरी, और प्राइमरी डायरेक्टली मिल जाता है। ओके, आगे देखिए प्राइमरी पोल्यूशन और सेकेंडरी पोल्यूशन, तो यहाँ पे कंफर्म याद कीजिए प्राइमरी पोल्यूशन कौन कौन है, सेकेंडरी कौन कौन होता है। एग्जाम्पल पूछा जाता है, आंख बंद करके बिल्कुल कंसंट्रेशन से। तो पहले हम सेकेंडरी को याद कीजिए करेंगे, क्योंकि सेकेंडरी बहुत आसान है और सीधा सीधा है, और प्राइमरी थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा है। तो सेकेंडरी में ओजोन, हाँ बिल्कुल ये जो होता है सेकेंडरी पोल्यूशन में आता है। पैन, एक पैन भी होता है, और पहले हम पढ़े थे जब तो स्मॉग नहीं था, तो स्मॉग भी आ जाता है सेकेंडरी पोल्यूशन। तो कौन हुआ, पहले ओजोन हुआ, उसके बाद पैन हुआ, फिर स्मॉग हो गया, देखिए सीधा सीधा नाम है। फिर फॉर्मल डिहाइड भी होता है, सेकेंडरी पोल्यूशन होता है फॉर्मल डिहाइड। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी मतलब बनता है रिएक्शन से, तो सल्फ्यूरिक एसिड जिसके कारण और मतलब वही एसिड होता है नाइट्रोजन को मिलाकर। तो वही कह रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड भी सेकेंडरी में हो जाएगा, फॉर्मल डिहाइड भी सेकेंडरी में हो जाएगा, स्मॉग भी हो जाएगा, फिर पैन भी हो जाएगा, ओजोन भी हो जाएगा। पैन भी होगा, फिर ओजोन, जो ओजोन नहीं है ओजोन भी होगा, ओजोन को देख रहे हैं, ओजोन भी हो जाएगा सेकेंडरी में। प्राइमरी में देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड, प्राइमरी में आता है कार्बन मोनोऑक्साइड, प्राइमरी पोल्यूशन में आता है। फिर आता है ऑक्साइडेज नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स
ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन हो जाता है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन हो जाता है, अभी होता है प्राइमरी में। सल्फर ऑक्साइड ये भी प्राइमरी में हो जाता है। फिर वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये भी हो जाता है। फिर सल्फर ऑक्साइड तो हो किया, सल्फर ऑक्साइड भी हो ही गया। फिर वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हो जाते हैं। हाईली पार्टिकुलेटेड मैटर जैसे डस्ट एज साल्ट पार्टिकल से जो होता है, हाईली पार्टिकुलेटेड मैटर भी होता है, जैसे डस्ट वगैरह होता है वो हो जाता है प्राइमरी में होता है। वोल्टाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, वोल्टाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है ना अभी प्राइमरी में ही आ जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड प्राइमरी में आता है। फिर सल्फर ऑक्साइड्स ये भी होता है, सल्फर ऑक्साइड भी प्राइमरी में आ जाता है। फिर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रेट मैंने ऑक्साइड वाला आता है ना इसी में ये भी करता है। देखिए पहले होता कह रहा है कि ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, फिर कह रहा है सल्फर ऑक्साइड, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड CO ये भी आता है प्राइमरी में। ओके, अब देखिए आज के ज़माने में ठोस अपशिष्ट प्रबंध को जुड़ी समस्याएं जटिल है। कहने का मतलब जो थी अपशिष्ट जो है ना ठोस, उसके से जुड़ा समस्या जो है वो मतलब कठिन क्यों है, क्योंकि अपशिष्ट का मात्रा बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा है। फिर अवशिष्ट का विविध प्रकृति के कारण, उसका विविध जो प्रकृति है उसके कारण और मात्रा बहुत ज़्यादा उसके कारण ये कठिन है। ओके, अब देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ द वाटर इम्प्रूटीज अकर्स डिस्कलोरिनेशन ऑफ द स्किन एंड आइस। आपको त्वचा को और आइस को डिस्क्लोरेशन कौन कर रहा है, तो सिल्वर। डिस्क्लोरेशन कौन कर रहा है, त्वचा को, स्किन को और आँख को, तो सिल्वर। ओके, डिस्क्लोरेशन कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है BOD 5 डेज बटा में COD ग्रेटर देन 1 होता है। BOD 5 डेज बटा में COD ग्रेटर देन 1 होता है। द फॉलो इनमें से फॉल्स कौन है वो कहा जा रहा है, फॉल्स कौन है, फॉल्स देख लीजिए। स्टेटमेंट फॉल्स कौन सा है, फॉल्स द कह रहा है द पंप लिफ्टिंग द वाटर में बी डिजाइंड ट्विस्ट ऑफ द एवरेज डेली डिमांड। थोड़ा सी गलती टाइप का है, मतलब अलग चलते हैं। आइए अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड आप जानते ही हैं, इसमें से फॉल्स ने पूछा था, फॉल्स कौन है। फॉल्स पूछा है तो आगे बढ़ जाते हैं। अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड के बारे में थोड़ा जानकारी रख लीजिए कि अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड क्या होता है। द एज्यूम्ड द पॉपुलेशन ऑफ इंक्रीज अ कांस्टेंट रेट, कहने का मतलब है कि आपसे पूछ सकता है कौन सा मेथड में पॉपुलेशन कांस्टेंट रेट से बढ़ता है, तो सिर्फ अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड में ऐसा होता है। ओके, अर्थमेटिकल इंक्रीज जो मेथड होता है ना उसमें ऐसा होता है कि आपका पॉपुलेशन जो होता है ना कैसे बढ़ता है, एक कांस्टेंट रेट से अर्थमेटिकल में। और जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड आया अगला, तो जियोमेट्रिकल इंक्रीज में होता है ना कि इसमें पॉपुलेशन को डिकेट्स बाय डिकेट्स बढ़ते जाता है, ये होता है जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड। ओके, और इंक्रीजमेंटल इंक्रीज मेथड है, मॉडिफाई फ्रैक्शन, मॉडिफाई मतलब मेथड है किसका, अर्थ जियोमेट्रिकल मेथड का। अर्थमेटिकल का ही मतलब मॉडिफाई है, इंक्रीजमेंटल इंक्रीज मेथड किसका, अर्थमेटिकल का मॉडिफाई है इंक्रीजमेंटल इंक्रीज मेथड। ओके, इंक्रीजमेंटल इंक्रीज मेथड जान ही गए। और लोगोस्टिक कर्व मेथड क्या होता है, दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन द ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन ड्यू टू बर्थ एंड डेथ एंड माइग्रेशन। कहने का मतलब अगर पॉपुलेशन डेथ के चलते, बर्थ के चलते और माइग्रेशन के चलते बढ़ता है तो उसको क्या बोलते हैं, तो लोगोस्टिक कर्व मेथड बोलते हैं। लोगोस्टिक कर्व मेथड किसे बोलते हैं, लोगोस्टिक कर्व की बात कर दिया। तो लोगोस्टिक कर्व मेथड किसके कारण होता है, बढ़ता है, तो डेथ के चलते, बर्थ के चलते एंड माइग्रेशन के चलते, वो लोगोस्टिक कर्व मेथड हो गया। ओके, अब यहाँ पे देखिए द फॉर स्ट्रॉन्ग एल्कली, अल्कली pH 12 और ग्रेटर देन, 12 से भी ज़्यादा हो जाता है स्ट्रॉन्ग एल्कलिनिटी के लिए। हाँ, 7 से ज़्यादा होगा तो एल्कलिनिटी होगा, कम होगा तो एसिडिक हो जाएगा। अब कह रहा है प्रोडक्ट H प्लस एंड OH माइनस, H प्लस OH माइनस है स्ट्रॉन्ग अल्कली, अल्कली बोल दिया तो है ना, तो एसिडिक नहीं होगा, क्षारीय होगा, तो 10⁻⁻14। ओके ना। pH ऑफ द सॉल्यूशन 7 इज सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज, कहने 7 पर न्यूट्रलाइज होता है। द pH ऑफ द सॉल्यूशन 0 देन द सॉल्यूशन मोस्ट एसिडिक, कहने का मतलब 0 रहेगा तो मोस्ट एसिडिक हो जाएगा, बिल्कुल बस सही बात है। हाँ, 0 है तो मोस्ट एसिडिक हो जाता है। तो वही कह रहा है प्रोडक्ट H प्लस आयन OH माइनस आयन स्ट्रॉन्ग अल्कली 10⁻⁻14। ओके, अब यहाँ पे देखिए करा के रिस्यूबल्स वेस्ट वाटर फ्रॉम द रेसिडेंटियल, रिस्यूबल वेस्ट वाटर का बात कर रहा है फ्रॉम रेसिडेंटियल कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल बाथरूम, कौन से रेसिडेंटियल से, ठीक है, कॉमर्शियल से एंड इंडस्ट्रियल बाथरूम, सिंक्स बाथ ट्यूब शोवर्स ड्रेन्स एंड क्लोथ्स वॉशिंग इक्विपमेंट्स, ड्रेन इज नोन एज ग्रे वाटर, उसे हम ग्रे वाटर बोलते हैं। ओके, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। कह रहा है कि रिस्यूबल वेस्ट वाटर फ्रॉम रेसिडेंटियल कॉमर्शियल, माने वेस्ट वाटर किससे निकल रहा है, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि वेस्ट वाटर निकल रहा है तो किससे निकल रहा है, रेसिडेंटियल कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल बाथरूम से एंड सिंक से
ट्यूब से, शोवर, ड्रेन से एंड क्लोथ वॉशिंग, जो कपड़ा उपड़ा धोते हैं ना उस इक्विपमेंट से जो पानी निकल रहा है उसको बोलते हैं ग्रे वाटर। ओके, वो ग्रे वाटर होता है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, व्हाट इज द एक्सेप्टेंस लिमिट ऑफ द कॉपर इन वाटर। कहने का मतलब है एक्सेप्टेंस लिमिट क्या होता है कॉपर का वाटर में, तो 0.05 mg/लीटर होता है। कॉपर का एक्सेप्टेंस लिमिट पूछ रहा है, किसका, कॉपर का पूछ रहा है एक्सेप्टेंस लिमिट, 0.05 mg/लीटर हो जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, एयर बाइंडिंग इन रैपिड सैंड फिल्टर इज इनकाउंटर्ड वेन। कहने का मतलब एयर बाइंडिंग जो होता है रैपिड सैंड फिल्टर में ना, वो कहा जा रहा है एयर बाइंडिंग क्यों होता है रैपिड सैंड फिल्टर में, देयर इज एक्सेसिव निगेटिव हेड। एयर बाइंडिंग क्यों होता है, एयर से बाइंडिंग हो जाता है आपको रैपिड सैंड फिल्टर में, तो क्यों होता है एयर बाइंडिंग इन रैपिड सैंड फिल्टर। रैपिड सैंड फिल्टर में आपको एयर बाइंडिंग क्यों होता है, तो निगेटिव एक्सेसिव है निगेटिव हेड के कारण, देयर इज एक्सेसिव निगेटिव हेड के कारण, एक्सेसिव निगेटिव हेड के कारण होता है, एक्सेसिव निगेटिव हेड का कारण ऐसा होता है। एयर बाइंडिंग इन रैपिड सैंड फिल्टर, एयर बाइंडिंग क्यों होता है रैपिड सैंड फिल्टर में, जो रैपिड सैंड फिल्टर जो होता है ना उसका बात कर रहे हैं, ये सब नहीं बोल रहे हम, रैपिड सैंड फिल्टर की बात कर रहे हैं। रैपिड सैंड फिल्टर जानते हैं, ये वाला नहीं, स्लो सैंड नहीं, रैपिड सैंड फिल्टर में आपका एयर बाइंडिंग क्यों होता है, तो निगेटिव हेड के कारण होता है, एक्सेसिव निगेटिव हेड के कारण एयर बाइंडिंग होता है। ओके, अब आगे चलते हैं, इसमें पूछ रहा है कुछ डिस्टेंशन टाइम पूछ रहा है, तो देखिए क्या इसमें दिया हुआ, इन 10 मीटर साइड स्क्वायर शेप, ये साइड जो है स्क्वायर शेप है और 10 मीटर साइड से, तो स्क्वायर शेप है तो 10 मीटर साइड होगा, तो उसका बिर्थ भी साइड ही होगा, मतलब 10 ही होगा। सेंटिमेंशन टैंक है, फ्लो रेट 10 क्यूबिक पर हावर है, तो फ्लो रेट वही क्यू डिस्चार्ज इसको ले लीजिए। एंड ये द डेप्थ ऑफ वाटर 2 मीटर है, तो डिस्टेंशन टाइम क्या होगा, डेप्थ देवे किया है, तो लेंथ बिर्थ और हाइट ये दिया है, तो इसका से वॉल्यूम निकाल लीजिए और डिस्चार्ज आपको है ये 100 क्यूबिक पर हावर्स, तो डिस्टेंशन टाइम आ जाएगा। तो डिस्टेंशन टाइम के लिए फार्मूला देख लीजिए क्या होता है, V/Q। डिस्टेंशन टाइम के लिए फार्मूला क्या होता है, V/Q। तो वॉल्यूम निकालिए 10 × 10 × 2 और उसके बाद डिस्चार्ज आपको 100 है ये है, तो आपको 2 आवर्स हो जाएगा आंसर। ओके, अब देखिए यहाँ पे सेडिमेंटेशन टैंक के बारे में बताया गया है, उसका डिस्टेंशन टाइम है। तो प्लेन सेडिमेंटेशन का कितना होता है डिस्टेंशन टाइम, प्लेन सेडिमेंटेशन का डिस्टेंशन टाइम, प्लेन जो होता है इससे उसका 3 से 4 घंटा होता है। कोकुलेंट एडेड सेडिमेंटेशन कितना होता है, 2 से 2.5 घंटा होता है। आंख बंद करके ध्यान लगेगा प्लेन सेडिमेंटेशन में डिस्टेंशन टाइम कितना होता है, तो 3 से 4 घंटा होता है, 3 से 4 घंटा हो जाता है। वही कहेगा कोकुलेंट सेडिमेंटेशन का, तो कोकुलेंट के साथ रहेगा तो 2 से 2.5 घंटा हो जाएगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड बी वेस्ट सुटेड फॉर द डिस्पोजल ऑफ द प्लास्टिक एंड रबड़ वेस्ट। प्लास्टिक और रबड़ वेस्ट के लिए कौन सा मतलब बेस्ट होता है डिस्पोजल, मेथड ऑफ वुड बी वेस्ट सुटेड डिस्पोजल मैंने डिस्पोजल करने के लिए प्लास्टिक और रबड़ के लिए, प्लास्टिक और रबड़ को डिस्पोजल करने के लिए बेस्ट मेथड कौन सा है, पायरोलाइसिस मेथड, पायरोलाइसिस मेथड, पायरोलाइसिस मेथड जो होता है ना रबड़ के लिए और प्लास्टिक के लिए बेस्ट मेथड है, और भी कुछ डिस्पोजल करने के लिए कौन, पायरोलाइसिस मेथड। ओके, पायरोलाइसिस मेथड क्या है देखिए, इट इज अ प्रोसेस ऑफ द केमिकली डीकम्पोजिटिंग ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज प्लास्टिक एंड रबड़ एलिमेंट्स, उसको बोलते हैं पायरोलाइसिस मेथड। पायरोलाइसिस मेथड क्या होता है, इट इज प्रोसेस ऑफ केमिकली डीकम्पोजिटिंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स सच एज प्लास्टिक एंड रबड़ एट इवेंट्स एलिवेटेड उसको पैरोलाइसिस बोलते हैं। पैरोलाइसिस क्या होता है, यह एक प्रोसेस है केमिकली डिकम्पोजिशन का। पैरोलाइसिस क्या है, केमिकली डिकम्पोजिशन का पैरोलाइसिस क्या होता है, केमिकली डिकम्पोजिशन का यह एक प्रोसेस होता है जिसमें कुछ ही बोलते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल्स को, जैसे प्लास्टिक हो गया और रबर्स को, ऑर्गेनिक मटेरियल सच प्लास्टिक एंड मतलब डिकम्पोजिटिंग करते हैं, जो प्लास्टिक हो गया और रबड़ होता है, प्लास्टिक और रबड़ को डिकम्पोजिटिंग करते हैं, पैरोलाइसिस बोलते हैं। ओके, आगे चलिए, इंसिनरेशन क्या होता है, इंसिनरेशन क्या होता है, इसमें होता है कि जलाया जाता है, इंसिनरेशन में जलाया जाता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ द रिड्यूसिंग द वॉल्यूम ऑफ द बेस्ट वेट ऑफ द सॉलिड वेस्ट उसको कम करने का, बाई बर्निंग ऑफ द वेल डिजाइंड फर्नेसेस। हाँ, इसमें बर्निंग कर देते हैं। इंसिनरेशन में क्या होता है, वेस्ट जो होता है ना उसका वेस्टेज जो होता है ना सॉलिड वेस्ट, उसको वेट को कम करने के लिए इसको जला देते हैं, तो जलाते हैं तो उसी को बोलते हैं इंसिनरेशन। और लैंड फिलिंग आप जानते ही हैं कि भर जाते हैं मट्टी के अंदर। द मोस्ट कॉमन इन्वायरमेंटली एंड इकोनॉमिकली एक्सेप्टेबल मेथड ऑफ द डिस्पोजल ऑफ द सॉलिड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट को डिस्पोजल करने के लिए अर्थ फिलिंग के द्वारा, तो उसको लैंड फिल कहते हैं।
एंड इकोनॉमिकली एक्सेप्टेबल मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट को मतलब डिस्पोजल करता है। तो उसे क्या बोलते हैं, लैंड फिलिंग बोलते हैं। इज यूज टू द अर्बन एरियाज वेयर द लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्टेज जनरेटेड, जहाँ पे अर्बन एरिया हो, जहाँ पे लास्ट वेस्टेज मैंने बहुत ज़्यादा अमाउंट में वेस्टेज तैयार हो रहा है, तो उसको लैंड फिल मेथड का यूज करते हैं, वो भी अर्बन एरिया में। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि अर्बन एरिया में जब बहुत ज़्यादा मैंने वेस्टेज रेडी हुआ तो कहाँ पे के लिए, वहाँ पे के लिए कौन सा लैंड फिलिंग का यूज करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए मैक्सिमम डेली डिमांड आप जानते हैं कि 1.8 है, और जिसका पूछ रहा है उसी का एवरेज होता है। तो मैक्सिमम डेली डिमांड तो जैसे डे है तो उसे 1.8 होता है, तो 1.8 मल्टीपल एवरेज डेली डिमांड। अगर मैक्सिमम हावरली डिमांड तो 1.5, और हावरली बोला तो एवरेज हावरली डिमांड वही पूछ देगा। मैक्सिमम हावरली डिमांड वो भी पीक लेवल पे, तो 2.7 एवरेज हावरली डिमांड हो जाएगा, 2.7 एवरेज हावरली डिमांड हो जाएगा पीक लेवल पे। मैक्सिमम वीकली डिमांड कहेगा तो वीकली, वीकली बोलेगा ना, तो 8 सप्ताह में 7 या 8 दिन इसे ले लीजिए दिमाग में, उसको याद कीजिए। तो 1.48 मल्टीपल एवरेज वीकली डिमांड, एवरेज वीकली डिमांड हो जाएगा। वीकली डिमांड का मैक्सिमम वीकली डिमांड का होता है मैक्सिमम वीकली डिमांड 1.48 मल्टीपल एवरेज वीकली डिमांड, ये हो जाता है मैक्सिमम वीकली डिमांड। वीकली डिमांड की बात करो ना तो मैक्सिमम वीकली डिमांड तो 1.48 मल्टीपल एवरेज, एवरेज एवरेज वीकली डिमांड। अब कहेगा मैक्सिमम मंथली डिमांड, तो मैक्सिमम मंथली डिमांड तो 28 दिन होवे करता है सप्ताह, एक महीना में, तो वही 1 पॉइंट, कभी 30 दिन भी होता है तो 28 दिन लेकर चलिए, तो 1.28 मल्टीपल एवरेज मंथली डिमांड। ओके, यहाँ पे देख लीजिए सोर्स है, हाँ, रिजर्वायर का और डैम का, जो बड़ा बड़ा रिजर्वायर और डैम का उसका डिजाइन लाइफ क्या होता है, और उसको डिजाइन करते हैं किसी हिसाब से। तो डिजाइन लाइफ कितना होता है, 50 साल। बहुत रिजर्वायर है और डैम है तो 50 साल के लिए डिजाइन करते हैं। पाइप कैरिंग वाटर सोर्स टू वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, हाँ, जो वो पाइप जो सोर्स से लेकर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक जाता है, सोर्स से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक जाता है, उसका लाइफ कितना होता है, 30 साल का हो जाता है उसका। ओके, इस पर डिजाइन किस होता है, मैक्सिमम डेली डिमांड पे इसको करते हैं डिजाइन, मैक्सिमम डेली डिमांड पर तीनों दोनों करते हैं, रिजर्वायर को डैम को भी मैक्सिमम डेली डिमांड पर, पाइपों को करते हैं मैक्सिमम डेली डिमांड पे। ओके, अब देखिए पंप कैनाल, पैम्प हो गया फिर कैनाल हो गया, तो पंप कैनाल, जो कैनाल में जो पंपवाना यूज होता है, तो पंप कैनाल 15 साल के लिए यूज होता है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो ट्रीटमेंट करने के लिए यूज होता है, तो वही ना, वो भी 15 साल के लिए होता है। और किस पे करते हैं, तो मैक्सिमम डेली डिमांड पर, मैक्सिमम डेली डिमांड पंप कैनाल जो होता है उसको मैक्सिमम डेली डिमांड पर, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट उसको मैक्सिमम डेली डिमांड पे। और सर्विस रिजर्वायर, जो सर्विस जो देता है ना, सर्विस रिजर्वायर जो सर्विस देता है, तो सर्विस रिजर्वायर को 15 साल के लिए डिजाइन करते हैं, डिजाइन करते हैं 15 साल के लिए डिजाइन करते हैं। अच्छा, डिजाइन डिस्चार्ज, डिजाइन डिस्चार्ज क्या होता है, इमरजेंसी स्टोरेज, फायर स्टोरेज और बैलेंस स्टोरेज। जो सर्विस जो देता है ना, जो रिजर्वायर जो सर्विस देता है उसको देखिए, जो सर्विस देता है ना किस पे डिजाइन करते हैं, उसको किस पे डिजाइन करते हैं, सर्विस रिजर्वायर को। जो सर्विस नहीं दे रहा है, सर्विस देने वाला है, तो इमरजेंसी स्टोरेज उसी में होगा। सर्विस सर्विस मतलब सर्विस रिजर्वायर जो होता है ना, उसी में इमरजेंसी स्टोरेज होगा, उसी में बैलेंस स्टोरेज होगा, और उसी में फायर स्टोरेज होगा। तीनों स्टोरेज होता है, सर्विस जो दे रहा है ना रिजर्वायर, उसमें तीनों होता है, बैलेंस स्टोरेज उसी में होता है, इमरजेंसी स्टोरेज उसी में होता है, और फायर स्टोरेज उसी में होता है सर्विस रिजर्वायर में। और सर्विस रिजर्वायर को कितना दिन डिजाइन करता है, 15 साल के लिए। पाइप कैरिंग वाटर फ्रॉम द सर्विस रिजर्वायर टू डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सर्विस रिजर्वायर से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तक ले जाता है। फिर पाइप ही आ गया, वो भी कहाँ से, वो कौन था, वो पाइप जो था ना, तो आपको सोर्स से लेकर ट्रीटमेंट प्लांट तक। अभी सर्विस रिजर्वायर, सॉरी ये मैं कह रहा है, जहाँ ट्रीटमेंट प्लांट तक ले गया, आप कह रहा है कि ट्रीटमेंट प्लांट से लेकर आपको ट्रीटमेंट प्लांट से डिस्ट्रीब्यूशन तक जो पाइप ले जाता है, उसको भी 30 साल के लिए डिजाइन करते हैं। आज 30 साल के लिए डिजाइन करते हैं, डिजाइन लाइफ 30 साल होता है। अब इसको देखिए, सर्विस रिजर्वायर मतलब जो हुआ ना, सर्विस रिजर्वायर जो सर्विस देता है, सर्विस रिजर्वायर जो होता है ना, सो बोल रहा है मतलब वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तक। पाइप कैरिंग वाटर सर्विस रिजर्वायर टू डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसको लोग सर्विस रिजर्वायर से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ओके ना, अब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो था वो, अब आया डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है ना, वो किस के लिए डिजाइन करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो अच्छा चीज़ कर रहा है, तो 30 साल के लिए होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मतलब डिजाइन कैसे करते हैं, तो मैक्सिमम आपको डेली डिमांड पे, फिर फायर डिमांड पे, और मैक्सिमम हावरली डिमांड पे, तीनों मैक्सिमम चलता है। मैक्सिमम आपको हावरली डिमांड, मैक्सिमम डेली डिमांड, और मैक्सिमम फायर डिमांड पे। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है ना, डिस्ट्रीब्यूशन जो डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो मैक्सिमम हावरली डिमांड पर, मैक्सिमम डेली डिमांड पर, और फायर डिमांड पे, तीन ही पैसे को डिजाइन करता है। डिमांड पे डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है तो डिमांड ही पे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है ना, तो मैक्सिमम डेली डिमांड, मैक्सिमम हावरली डिमांड, फिर फायर डिमांड। ओके, इस पे करते हैं। आगे चलिए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंस ऑफ एटमोसफेयर, करें ग्रीन हाउस जो अपना एटमॉस्फेयर में जिस गैस से वजह से होता है, उसका करेक्ट मतलब है घटते क्रम में। सबसे ज़्यादा होता है ग्रीन हाउस में आपको CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 60%, फिर CH4 मीथेन होता है 40%, सॉरी 20%। उसके बाद CFC कितना होता है, देख लीजिए CFC कितना होता है, CFC 14% हो जाता है। अब N2O
ये हो जाता है आपको 6%। तो कन्फर्म कीजिए, आपको CO2 सबसे ज़्यादा होता है, CO2 सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस में कितना होता है, तो आपको 60%। उसके बाद होता है CH4 हो जाता है, फिर CFC होता है, फिर N2 हो जाता है। ओके, तो कौन कौन देखिए यहाँ पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बोला ना, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, 60% होता है ग्रीन हाउस में। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 60% हो जाता है। फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन 14% हो जाता है। मीथेन कितना होता है, मीथेन 20% हो जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड कितना होता है, 6%। तो आपसे पूछ सकता है कि ग्रीन हाउस पर कौन कौन सा गैस हो जाता है, तो याद कीजिए, आपको कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मीथेन होता है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, फिर नाइट्रस ऑक्साइड हो जाता है। इतने सारे गैस हो जाते हैं आपको क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस में। ओके, अब आगे देखिए क्या है, द वर्किंग कंडीशन इन हॉप टैंक। तो वर्किंग कंडीशन क्या होता है इन हॉप टैंक में, एनारोबिक इन अ लोअर कंपोनेंट्स एंड एरोबिक इन अपर कंपोनेंट्स। कहने का मतलब वर्किंग कंडीशन ऑफ द इन हॉप टैंक, एनारोबिक होता है लोअर कंपोनेंट्स में एंड एरोबिक होता है अपर कंपोनेंट्स में। ये होता है इन हॉप टैंक का। एनारोबिक कहाँ होता है, एनारोबिक कहाँ होता है, एनारोबिक ये होता है लोअर कंपोनेंट्स में, एरोबिक होता है अपर कंपोनेंट्स में। ये होता है इन हॉप टैंक का वर्किंग कंडीशन। इन एरोबिक होता है, एक एरोबिक होता है, एन एरोबिक होता है, एक एरोबिक होता है। एन एरोबिक कहाँ होता है, लोअर में एन एरोबिक होता है, ऊपर में एरोबिक हो जाता है। ओके ना, वर्किंग कंडीशन बोला है इन हॉप टैंक का। एन एन एरोबिक होता है, एरोबिक होता है। एन एरोबिक कहाँ होता है, तो लोअर टैंक में। एरोबिक कुछ होता है टॉप पे एरोबिक और लोअर में एन एरोबिक। ये होता है इन हॉप टैंक का। तो एन एरोबिक कहाँ होता है, तो लोअर में। और इन हॉप टैंक को है ना, नीचे में एन एरोबिक होता है, ऊपर में एरोबिक होता है। ओके, आगे देखिए इन हॉप टैंक, इन हॉप टैंक है क्या, तो बता ही दिए थे पीछे। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग फॉर्म ऑफ द क्लोरीन हैज डिस डिस इन्फेक्टेड प्रॉपर्टी, ट्राइक्लोरीमाइन। कहने का मतलब विच ऑफ द फ्लोइंग फॉर्म ऑफ द क्लोरीन हैज नो डिसइनफेक्टेड प्रॉपर्टी। इसमें से कौन जो है क्लोरीन जो नो डिसइनफेक्टेड प्रॉपर्टी है, तो ट्राइक्लोरामाइन, ये डिसइनफेक्टेड नहीं होता है। ओके, इससे आगे चलिए। द एग्जाम्पल ऑफ द सरफेस वाटर सोर्स वाटर सप्लाई इस इस टर स्टोरी हो जाता है, स्टोरी होता है। इज एग्जाम्पल ऑफ द सरफेस वाटर सोर्स फ्रॉम द वाटर सप्लाई। इस टरी स्टरी जो होता है ना, इज एग्जाम्पल ऑफ द सरफेस वाटर सोर्स ऑफ वाटर। सरफेस वाटर और सोर्स ऑफ वाटर, एग्जाम्पल्स ऑफ सरफेस वाटर और सोर्स ऑफ वाटर। सरफेस वाटर और सोर्स ऑफ वाटर की, सरफेस वाटर भी और सोर्स ऑफ वाटर का भी, सरफेस वाटर का भी सोर्स ऑफ वाटर का एग्जाम्पल कौन है, स्टरी, स्टरी है, स्टरी। ओके, यहाँ पे देखिए द एडिशन ऑफ द 50 डेसिबल नॉइज विथ अनदर 50 डेसिबल नॉइज इज इक्विवेलेंट टू नॉइज। तो ऐसे दिल रहेगा, नॉइज के बारे में पूछेगा तो यहाँ कंडीशन है देखिए। इसमें कह रहा है कि दो नॉइज दिया था ना, 50 दिया था फिर 50 दिया था, तो इसमें एक को L1 मानेंगे, कोई L2 मानेंगे, और उसमें से घटाएंगे, और घटाने पर 0 चाहे 1 आता है तो उसमें 3 जोड़कर आंसर देंगे। अगर बाई द वे घटाने पर 2 या 3 आता है तब +2 आंसर देंगे। L1 में जोड़ेंगे, अगर बाई द वे जो भी घटा रहे हैं बढ़ा रहे हैं, तो पहले वाला जो L1 है फिर बाद वाला 2 है तो L1 में जोड़ के आंसर देंगे। फिर 4 या 8 आ जाता है घटाने पे, तो L1 में हम 1 जोड़ेंगे। अगर बाई द वे मोर देन इक्वल टू 9 आ जाता है तो उसको हम L1 को आंसर दे देंगे। तो वही यहाँ पे देखिए कहा गया है, L1 है आपको 50, फिर L2 है 50, दोनों को जोड़ने पर आपको 0 आंसर आ गया। तो L1 में हम जोड़ दिए 3, आपका आंसर आ गया। तो याद कीजिए, कोई चीज़ 0 से 1 रहेगा तो 1 के बाद बढ़ जाएगा, एक 0 से 1 आएगा तब पहल का कॉलम में 0 से 1 घटाने पर, दूसरा का में 2 या 3 आने पर, और आगे जाइए तो 4 या 8 आने पर। 4 के बाद डायरेक्ट 8 है, उसको अच्छा लगा कि 8 पहुँच जाइए तो 4 से 8 है, और मोर देन इक्वल टू 9 आने पर L1 ही आंसर हो जाएगा। तो ध्यान लगा लिए कौन कौन, पहला 0 1 आएगा तो, या तो 2 और 4 आएगा तो, सॉरी 2 या 3 आएगा तो, फिर 4 या 8 आएगा तो, और मोर देन इक्वल टू मतलब 9 आ जाएगा तो इसमें 11 को आंसर दे देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। द सीवर बीच रजिस्ट द सल्फाइड क्रोजन लीड सीवर। कहने द सीवर बीच रजिस्ट द सल्फाइड क्रोजन, सल्फाइड क्रोजन को रजिस्ट करता है तो लीड सीवर। लीड सीवर जो होता है ना, सीवर, लीड सीवर, वो सल्फाइड सल्फाइड क्रोजन को रजिस्ट करता है। लीड सीवर सल्फाइड क्रोजन जो होता है, सल्फाइड क्रोजन, क्रोजन उसको कौन सा मैंने रजिस्ट करता है, तो लीड सीवर। इससे आगे चलिए। अब देखिए ये मेनली द मैंने, हाँ वही पाइप वहाँ आ गया, मैंने सॉरी जो पाइप में जो जॉइंट होता है सो आया, स्पिगोट एंड सॉफ्ट जॉइंट। तो अब जब भी बोलेगा आपको बिलो द 5 सेंटीमीटर, तो यू द मेनली कास्ट आयरन पाइप। कहाँ, स्पिगोट एंड सॉफ्ट जॉइंट बोले थे, स्पिगोट एंड सॉफ्ट जॉइंट जो होता है कास्ट आयरन में यूज होता है। कास्ट आयरन पाइप में यूज होता है कौन सा, स्पिगोट एंड सॉफ्ट जॉइंट। स्पिगोट एंड सॉफ्ट जॉइंट कहाँ पे, तो कास्ट आयरन में। आज का जो होता है डायमीटर जो होता है ना पाइप का, कंक्रीट पाइप बिलो 60 सेंटीमीटर डायमीटर, 60 सेंटीमीटर से कम होगा स्पिगोट जो होगा तो कास्ट आयरन पाइप में होगा। ओके,
चलिए थैंक यू, अपना कंप्लीट हो गया। सो मिलते हैं नेक्स्ट।